नाम सादिया फजल है और मैं आज़ाद कश्मीर की रहने वाली हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और उसके 18 साल बाद मैंने अपनी हाउस जॉब करने के लिए मैं गई और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैं वाहिद शायद पाकिस्तान की डॉक्टर हूँ जिसको, बल्कि मैंने तो अपना एफिडेविट भी दिया अपने जो हमारे जिसने सिग्नेचर करने थे, हमारे जो PMDC के होते हैं हेड जो सिग्नेचर करते हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि बीबी इतने अरसे बाद आप क्या करने आ गई हैं। तो ऐसा है कि चैलेंजेस लेने मुझे ज़िंदगी में बहुत पसंद है। मैंने 40+ की होकर जब मैं हाउस जॉब करने गई तो सब मुझे कहते थे कि ये बहुत मुश्किल काम है इस एज में करना। मैंने वो 18 साल अपने ज़िंदगी के, अपने मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड, घर, वो सारा कुछ उस जिम्मेदारियों में गुजारा और कुछ मेडिकल और सर्जिकल इश्यूज़ के साथ भी गुजारा। तो ये है कि ये चैलेंज वाली ज़िंदगी हमेशा से मुझे थी मेरी और मुझे पसंद भी था। इसी तरह से जब मैंने अब अपना डॉक्टरी का सफ़र शुरू किया, कंप्लीट किया और आगे से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस दोबारा से शुरू की, तो एक मेरा शौक़ था हमेशा से जो मैंने किसी न किसी तरह अपने अंदर चलता रहने दिया था, वो था आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो वो भी मैंने दोबारा से शुरू किया और अल्लाह ताला की मदद से इस लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक मैं इसको ले आई कि मैं अब अपनी आर्ट को जो है वो एग्जिबिट करती हूँ, सेल भी करती हूँ। तो ऐसा है कि ये जो तीन तरफ चल गई है मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छे मतलब वो, लेके तो मुझे बड़ी अकम्पलिशमेंट फील होती है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि जो है मैं एक होम मेकर, एक आर्टिस्ट और एक डॉक्टर की हैसियत से अपनी लाइफ गुजार रही हूँ और एक पुरसुकून और सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रही हूँ। मैं कुछ अर्से से एक NGO है लेट्स ग्रो टुगेदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करी है, हैंडमेड पे बहुत काम करी है। मैं उनके साथ काम करी हूँ। उनके साथ काम करते हुए मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं और बहुत हुनर रखती हैं हाथों में, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन तो बेशुमार उनमें टैलेंट है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैं जिसमें जाके मुझे पता चला कि उनको फैसिलिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। हैंडमेड को जिसे आप कह लें कि उसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। अभी जब मैंने अपना ये स्क्रैप का वो शुरू किया, इन्फ्लेशन का ज़माना था, तो बहुत से लोगों ने मुझे इस वजह से भी कांटेक्ट किया कि जो स्क्रैप होता है वो एक वाहिद रॉ मटेरियल है जिस पर कोई खर्चा नहीं होता, जिस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेट्स ग्रो टुगेदर के थ्रू लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और अब ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दिन की वर्कशॉप होती है और मैं लोगों को ये जिसे कहते हैं किसी कॉस्ट के बगैर सिखाती हूँ, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो ये सीख के तो कमर्शियली भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर प्रमोट भी करना चाहिए और इस चीज़ की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, ताकि मिलजुल कर ये जो एक पूरे हमारे मुल्क का भी और पूरी दुनिया का एक इन्फ्लेशन का जो सीन चल रहा है उसमें से निकलने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, आर्टिस्ट एक वो शख्स होता है जो अपने फ़न के ज़रिए लोगों को एंटरटेन करता है। आर्टिस्ट अपने फ़न के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए जो है लोगों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहट जो है वो बिखेरता है। तो इसी तरह आज मेरे साथ मौजूद है सादिया फजल, जो कि पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन इनके शौक ने इनको आर्टिस्ट बना दिया है। ये कौन से आर्टिस्ट हैं? ये स्क्रैप आर्टिस्ट हैं, जो डिफरेंट मटीरियल जैसे कि गत्ता होता है, उस तरह की चीज़ें जो हमारे घर में जो यूजलेस हो जाती हैं उनको यूज करके कुछ फ्रेम्स बनाती हैं, कुछ आर्ट करती है, जो कि बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में हम जो है इन्हीं की जुबानी जानेंगे, सादिया की जुबानी, के स्क्रैप आर्टिस्ट क्या होता है, ये कैसे करती है और इनका शोबा जो है वो तो डॉक्टरी का है, लेकिन ये इनके शौक ने इनको आर्टिस्ट बना दिया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ और किस चीज से इनको इस शौक में लाने पर मुतासिर किया, जानते हैं सादिया की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सादिया बताइएगा कि मेनली सबसे पहले बताएं कि स्क्रैप आर्टिस्ट क्या होता है। अच्छा, स्क्रैप आर्ट जो है ना वो इस तरह होता है कि आपके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आती हैं या कुछ चीज़ों के इस्तेमाल के बाद फालतू पड़ी हुई होती हैं, तो जो किसी इस्तेमाल में नहीं आती, ज़्यादातर वो घरों से फेंक दी जाती हैं। तो वो, और इसके अलावा जो हमारे डेली का जिसे आप कहते हैं ना किचन का, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि वो जो अंडे के आते हैं जो कार्टन जी जिसमें वो होते हैं, हाँ जी। इस टाइप की चीज़ें जो उनके पैकिंग मटेरियल होता है वो सारा स्क्रैप में आता है
और उसकी मिसाल मैं इस वजह से देती हूँ क्योंकि मैं अपना जो टेक्सचर पेस्ट बनाती हूँ, मैं बड़ा क्लेम करती हूँ कि वो उस तरह का टेक्सचर किसी का भी नहीं आता। अच्छा। क्योंकि वो उसकी वजह से आता है। तो जितने लोग हैं आर्टिस्ट, मेरे आर्टिस्ट फैमिली वाले, वो इस बात को करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि अच्छा। जो टेक्सचर्स डिफरेंट लाने के लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों से हासिल होता है। तो आपका जो शोबा है वो तो डॉक्टरी का है, तो फिर एकदम से आपके शौक इस चीज़ का कैसे पैदा हो गया? अच्छा, जो मेरी फील्ड है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन है। और अच्छा। उसके ऊपर जो है मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, एज अ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट कोच काम कर रही हूँ कुछ अरसे से। तो ये जो चीज़ है, ये आर्ट थेरेपी जो है, ये ग्लोबली पूरी दुनिया में राइज है। मतलब किसी ना किसी तरह से आप, और भी थेरेपिस्ट चल रही होती हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसे है कि एक नॉर्मल इंसान जो कि किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार होने से पहले नॉर्मली अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेस और एंजाइटी से बचा सकता है, ये उस बारे में है। हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में, जिसकी हमारे मुल्क को शदीद जरूरत है। ऐसा ही है। तो ये एक थेरेपी ऐसी थी, आर्ट थेरेपी, जो मैं अपने पेशेंट्स को करा रही थी। अच्छा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ी थी, हार्वर्ड से अपना एक ऑनलाइन कोर्स करी, तो मैंने एक परमा मॉडल जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। एक साइंटिफिक मॉडल है हैप्पीनेस की, इसमें 5 चीजें पूरी बताई गई हैं। और वो ये जो स्क्रैप आर्ट है ना, ये उन 5 चीजों को पूरा करता है। पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, अकम्पलिशमेंट, इन सब चीजों को। तो मैंने ये अपना साइंस और आर्ट को जब मिलाया है, तो फिर ये चीज, मेरी ये शौक जो है, ये इस तरह। अच्छा, दोनों को आपने मिला लिया। हाँ, और उसमें फिर कोई डिफरेंस है? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी जो पेशेंट्स और जो ऑडियंस जो आपके फ्रेम्स वगैरह देखते हैं, उनका क्या फीडबैक होता है इसको लेकर? अच्छा, ये इस तरह हुआ कि मैंने अपनी डॉक्टरी तो मेरी चल ही रही थी उस वक्त, फिर मैंने अपने शौक को, मैंने कहा कि मैं उसको भी थोड़ा सा जो है जिसे कहते हैं प्रोफेशनली आगे लेके जाऊँ। तो मैंने अपने आर्ट स्टोरीज बाय सादिया के नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, एग्जीबिशंस की और कुछ इस तरह। तो उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इसको किस तरीके से आगे लेके जाऊंगी। लेकिन ये होता है कि अपनी एग्जीबिशंस, ये लेट्स ग्रो टुगेदर है, मैं एनजीओ बड़े अच्छे काम कर रही हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो वहीं लोग मुझे कुछ ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं इस चीज़ को किस तरह उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। तो लोग किस तरीके से, जिस आपने पूछा कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो जिस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह जो है वो मोटिवेशन भी बढ़ती जाती है, चीज़ों में चेंजेस और जिद्दत भी आती जाती है, और इसी तरीके से आगे चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है आप हाउस वाइफ हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं अपने प्रोफेशन को? हाँ, होम मेकर मैं तो हूँ। मैं करती हूँ अपना काम भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करती हूँ, और साथ ये भी करती हूँ। असल में जब मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि हमारे बहुत, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत है खुशी के ऊपर काम करने के, पॉजिटिव अपनी इमोशंस पे काम करने के लिए। तो जो चीज़ सबसे पहले मुझे ये थी कि एक पर्पस ऑफ लाइफ ज़रूर होना चाहिए। एक मुझे शौक है, वो मुझे ख़त्म नहीं करना, अपने आप को अपना ख्याल रखना है, अपने आप को टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। सिर्फ आपको एक ऑर्गेनाइज करना होता है, हर चीज़ का एक टाइम रखना होता है। जिस चीज़ का जो टाइम हो, आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है उस टाइम पे। तो वो आप करेंगे तो इजीली मैनेज हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो ये आपने फ्रेम्स वगैरह बनाए हुए, इनको आप सेल भी करती हैं? हाँ जी, ये मेरे 2 तरीके हैं सेल करने के। एक तो मैंने बताया ना, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आर्ट स्टोरीज बाय सादिया के नाम से। उधर से मैं ऑनलाइन कस्टमाइज्ड ऑर्डर भी लेती हूँ, ये स्क्रैप आर्ट के अलावा भी। और जो स्क्रैप आर्ट का भी है कि वो अलग से 3 एवेन्यूज में चला गया हुआ है, उसका अलग से उसका एक प्रोग्राम बन गया हुआ है, वो एक अलग से काम चल रहा है। ये मैं अपनी एग्जीबिशंस भी करती हूँ, डिफरेंट जो हमारी लोकली इस्लामाबाद पिंडी में होती हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ, सोलो भी करती हूँ, और ऑनलाइन भी सेल करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी सेल करती हैं। तो कस्टमर्स जो आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स, जाहिर सी बात है अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को स्क्रैप आर्टिस्ट के बारे में, तो कैसे डील करती हैं? कुछ लोग कहते होंगे ये तो हम खुद भी बना सकते हैं, काफ़ी लोग इस तरह कहते हैं कि अच्छा ये तो ईजी सा, ये तो बन सकता है, हम भी बना सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये बड़ा इसी चीज़, यही वो नहीं मुझसे कहते, मैं खुद उनसे बल्कि कहती हूँ कि ये ऐसा है और ये आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा। मतलब ये खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा, और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर हमारे जो मैंने जब एग्जीबिशंस की तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि ज़्यादातर जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। मतलब जब वो देखते हैं ना कि एक चीज़, एक तो हैंडमेड का कॉन्सेप्ट, ये हाथ से बनी हुई चीज़, वो, और हमारे यहाँ पे खुद भी अभी थोड़ी सी इसी तरह आप ये चीज़ें होंगी तो अवेयरनेस होगी। जिस तरह एग्जीबिशंस में बच्चे जो है ना,
टीनेजर भी, छोटे भी, उनको बड़ी ये चीज अट्रैक्ट करती थी। नॉर्मल आर्ट थेरेपी से जो रेगुलर जो चल रही होती है उनसे ज्यादा, कलरिंग से ज्यादा उन्हें हाँ ये जी। चीज अट्रैक्ट कर रही होती थी कि अच्छा एक चीज जो फालतू पड़ी हुई है उससे ये भी बन सकता है, उससे ये भी हो सकता है, ये इतनी ऐसे। प्यारी लग रही है, मतलब इस तरह की बल्कि चीजें। छोटे बच्चे को इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है, कभी DIY चल रहे होते हैं ना वो यूट्यूब पे और इधर, तो वो उनको होता है कि हम भी इस चीज को बनाएं, ये तो हमारे घर में चीज पड़ी हुई है। तो कैसा जा रहा है अभी तक आपका इस सब का जर्नी? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट को आपके ख्याल में क्या मुश्किलात हैं? अच्छा, आर्टिस्ट को तो पाकिस्तान में मैं तब से बात शुरू करूंगी जब मैंने मेडिकल शुरू किया था। उस वक्त भी मेरा बहुत शौक था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन वो ये था कि अम्मा अब्बा कहते थे, जाहिर है जो चीज़ एक जनरली एक ट्रेंड में होती है कि नहीं जो लड़की है वो डॉक्टर बनेगी, जो लड़का है वो ये, तो वो फिर उस तरह की, तो वो मेरा ख्याल है इतने कोई हालात नहीं बदले, अभी भी काफी ज्यादा चेंजेस आ गई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, अवेयरनेस आ गई हुई है, इस चीज को बहुत अच्छा भी समझाता है, इसको एज अ प्रोफेशन लिया भी जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी एफर्ट हमारे आर्टिस्ट पुट कर रहे हैं उतना उस लेवल का उनको जो है अभी तक पाकिस्तान में कोई पे बैक उस तरह का नहीं होता। लेकिन ये है कि जो लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, जो लोग वो दूसरों से हटके और इस तरह एक लगी बंदी उससे नहीं कर रहे हैं, रूटीन से काम कुछ मुनफरिद कर रहे हैं, तो उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है और रिकग्निशन भी मिल रही है। सही। तो जो आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं और जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आर्टिस्ट को तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो भी मैंने ये दिया कि आप एक तो ये काफ़ी सारी चेंजेस आ गई नहीं है, अपने आप को अडेप्ट करते जाए नए जिद्दत के जो दुनिया जिन चीज़ों के साथ चल रही है उनके साथ। तो अब तो खैर इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि आइडियाज़ भी और ये सारा कुछ भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना वो नहीं खोने दें बिल्कुल भी। तो अगर कोई यूनिकनेस है आपके काम में तो वो बस एक भेड़ चाल की तरह किसी के पीछे लग के वो ख़त्म ना करें, तो इंशाल्लाह एक दिन आपको ज़रूर उस काम की या उस चीज़ की रिकग्निशन मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सादिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सादिया माशाल्लाह से कितना अच्छा काम कर रही है। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, और अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उससे ज़रूर उभारें, उसको प्रैक्टिस करें ताकि वो निकल कर सामने आए और अपने आप को बिजी रखें। और आजकल जैसे इनका मेन फोकस जो है लोगों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहट बिखेरना है, स्माइल। तो उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।